हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है चाइना से। तो उन्होंने HDMI का कॉम्पिटिटर निकाला है जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी हो सकता है। आप समझने की कोशिश करो, अभी के टाइम पे जो कनेक्टर्स होते हैं आइदर वो USB टाइप C वाले होते हैं या फिर हमको देखने को मिलते हैं HDMI मोटे वाले। जो HDMI मोटे वाले हैं उसमें डेटा ट्रांसफर अच्छा होता है बट पावर नहीं होता। तो अगर आप मॉनिटर यूज करते हो अपने कंप्यूटर के साथ में तो HDMI केबल भी लगानी पड़ती है और उसको आपको पावर अलग से देनी पड़ती है। अगर आप छोटे मॉनिटर्स यूज करते हो जैसे कैमरों के भी मॉनिटर आते हैं वो टाइप सी पे भी ऑपरेट हो जाते हैं। अब उसमें खुद में पावर होती है। जब मैं डिवाइस से कनेक्ट करता हूं तो उसमें पावर होती है। बहुत हाई पावर नहीं होती बट ठीक ठाक पावर होती है। बट वहां पे डेटा ट्रांसफर आपको कम मिलता है। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी वाली पिक्चर नहीं मिल सकती। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोनों का हाइब्रिड निकाल दिया है। आप टेबल के अंदर देखो, टाइप सी जो है वहां पर आपको 96 जीबीपीएस की स्पीड मिलेगी और 240 वॉट की पावर मिलेगी। अगर अभी के टाइम पे USB 4 की बात करके चलूं तो वो इतनी पावर देता है 240 वॉट की, बट उसकी स्पीड जो है वो खाली 40 जीबीपीएस की है। तो ये आपको 96 जीबीपीएस की दे रहा है। तो मतलब करंट से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट विद HDMI। अब दूसरी साइड पे देखो, अगर मैं HDMI की बात करके चलूं तो लेटेस्ट जो 2.2 जेन आ गया है वहां पर आपको 96 जीबीपीएस का डेटा ट्रांसफर मिलता है। इसके टाइप सी वाले के अंदर भी 96 जीबीपीएस का आपको डेटा ट्रांसफर मिल रहा है बट साथ में 240 वॉट पावर भी मिल रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप डायरेक्टली बहुत ही हाई क्वालिटी के मॉनिटर्स एक ही तार से चला पाओगे टाइप सी से। प्लस इन्होंने एक और नया टाइप निकाल दिया है जिसको एक कह रहे हैं टाइप बी। वहां पर 192 जीबीपीएस की आपको स्पीड मिलेगी और 480 वॉट की पावर। ये इनकी खुद की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये। अभी तो सुनने में आ रहा है कि भाई जो नए टीवीज आने वाले हैं जो चाइना साइड से आते हैं उन सब के अंदर हमको शायद ये वाले पोर्ट्स देखने को मिले कॉमनली। अब इससे क्या होगा, टीवी बॉक्स से ही डायरेक्टली आप पावर दे पाओगे शायद टीवी को और बहुत ही हाई डेटा के ऊपर काम कर पाओगे। बहुत सारे गेमिंग कंसोल्स डायरेक्टली टीवी को पावर कर पाएंगे या फिर वाइस वर्सा टीवी गेमिंग कंसोल को पावर दे पाएगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी फैसिनेटिंग तो बहुत ज्यादा लग रहा है ये। बाकी चाइना वालों ने थ्री जॉर्ज डैम बनाया है, उसकी वजह से अर्थ की स्पीड स्लो हो गई है। कहा जा रहा है अर्थ के जो पोल्स हैं वो भी थोड़े से चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीजन क्या है कि भाई बहुत ज्यादा मास, बहुत ज्यादा पानी एक जगह पे इकट्ठा किया गया है जिसकी वजह से रोटेशन थोड़ी सी स्लो होती हुई दिखाई दी है। ऑल्दो नंबर बहुत ज्यादा कम है, आप 60 नैनो सेकेंड्स दिन ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे। मतलब आपके दिन बड़े हो गए हैं डैम की वजह से। इसके साथ में पोल 2 सेंटीमीटर मूव होता हुआ दिखाई दिया है। तो इससे शायद कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर आप कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स या बड़ी बड़ी चीजें लगाते हो अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। चाहे वो हमारी रोटेशन हो, चाहे वो हमारे एक्सेस हो, पोल्स हो। लेट्स सी क्या होता है भाई। क्या इसके ऊपर भी कोई मैनिपुलेशन करेगा कि भाई अर्थ की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके स्पेसिफिक जगह पे वेट लगा के। क्या पिरामिड्स यही सोच के बनाए गए थे। बाकी एक नया ट्रीटमेंट भी निकल के आया है अल्जाइमर पेशेंट्स के लिए कि आप बिना ड्रग और सर्जरी के अपनी मेमोरी वापसी ला सकते हैं। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है न्यूरोप्लास्टिसिटी के चक्कर में हमारा ब्रेन रीस्टोर हो जाएगा। लेट्स सी ये चीज काम करती है या नहीं करती। करती है, अभी कह तो रहे कर रही है पर एक्चुअली स्केल के ऊपर करती है, खाली हवाबाजी नहीं होती। तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा क्योंकि अल्जाइमर अब वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अभी इंडिया के अंदर ही कल्चर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर लोग मेमोरी जाने लग जाती है, भूलना शुरू कर जाते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड शायद इंडिया के अंदर अल्जाइमर के केसेस बढ़े। तब तक ये टेक्नोलॉजी अगर तैयार हो जाती है तो बहुत सारे लोग बच पाएंगे। ऐसा कहा जाता है अल्जाइमर स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होता है। जो लोग स्ट्रेस फ्रेस ज्यादा लेते हैं, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको हाई चांसेस होते हैं अल्जाइमर होने के। अब अगर ये चीज हो जाएगी, जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, हम मान के चल रहे हैं जब अल्जाइमर होगा, एज बढ़ चुकी होगी, उस टाइम पे उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा और वो अच्छे खासे ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी साइंटिस्ट ने ह्यूमन स्पाइन ग्रो करी है लैब के अंदर, पहली बार स्टेम सेल का यूज करके इसको जनरेट किया गया है। छोटी जनरेट करी है बट जनरेट करी है जस्ट टू प्रूव कि भाई हम कर सकते हैं। भाई समझने की कोशिश करो, जिन लोगों के बचपन से ही रीढ़ की हड्डी में कुछ इश्यूज है रिप्लेस हो सकती है। जिन लोगों को कुछ एक्सीडेंट की वजह से कुछ कहीं पे कुछ इश्यूज आ जाते हैं
आपकी स्पाइनल कॉर्ड रिप्लेस हो सकती है। तो एक साइड पे हम एक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जहां पर एआई का यूज किया जा रहा है। आपकी अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी नर्व के अंदर दिक्कत है तो एक जगह पे चिप लगाई जा रही है, दूसरी जगह पे चिप लगाई जा रही है और उस करेक्शन को पूरा किया जा रहा है यूजिंग चिप। और यहाँ पर बात करी जा रही है भाई कोई दिक्कत नहीं, हम तो नई रीढ़ की हड्डी लगा देंगे, लेट्स सी क्या होता है। मजा आ रहा है, मतलब ना जो जो टेक्नोलॉजी अनवील हो जा रही है, ऐसा लग रहा है आने वाले 10 15 20 साल के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ती हुई हमको दिखाई दे सकती है। जो ब्रायन जॉनसन का कहना है ना, लिव फॉर एवर, वो चीज पॉसिबल हो सकती है, बट शायद उनके मेथड से नहीं, शायद साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए जहां पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाई बंदा की उम्र हो गई 60 साल, तो 60 साल होने के बाद पता लग रहा है उसका लिवर खराब है और ये ऑर्गन खराब है, वो जाएगा अपनी ऑर्गन्स चेंज करेगा सारी की सारी, अंदर से बॉडी नहीं करके आ जाएगा। या फिर एआई वाला सीन हो सकता है कि बंदे का क्लोन बन जाएगा, उसका पूरा मेमोरी डंप कर दी जाएगी एक जगह के ऊपर, उसको एक नई बॉडी दे दी जाएगी जहां पर ये सारा सिस्टम डाल दिया जाएगा। पता नहीं भाई। बाकी अगर आपको ये चीजें फैसिनेट करती है तो ब्लैक मिरर देखना और उसका नए सीजन का पहला एपिसोड देखना, उसके अंदर ऐसा कुछ ही है। उसमें एक लड़की का ब्रेन का हिस्सा खराब हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उस हिस्से को क्लोन करते हैं, उसकी जगह अपना मटेरियल लगाते हैं और उस वो हिस्से का डेटा सारा क्लाउड पे चल रहा होता है। अब वो क्लाउड से उसका ब्रेन चल रहा है और उसके बाद कैसे वो चीज अनफोल्ड होती है, मजा आ रहा है। मतलब ना एक्चुअली साइंस दिखाई दे रही है कि जब साइंस आएगी किस तरीके से कमर्शलाइजेशन होगा। वो लड़की बेचारी एड्स बोल रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज सर्वर से प्लांट कर रहे होते हैं, उसके चीजें स्लो डाउन करने लग जाते हैं, उसकी ब्रेन की पावर यूटिलाइज करने लग जाते हैं वो किसी और के यूज केस के लिए। स्किल शेयरिंग होनी शुरू हो जाती है कि मतलब मान लो मैं गाता अच्छा हूँ, कोई बंदा डांस अच्छा करता है, तो हमारे दोनों के स्किल कोई और XYZ बंदा ले सकता है और वो गाना और डांस दोनों इकट्ठा अच्छा कर सकता है। तो बढ़िया है भाई, टेक्नोलॉजी बढ़िया जा रही है। बाकी एआई ने बच्चे पैदा करा है वर्ल्ड में पहली बार, और ये खबर को थोड़ा समझने की कोशिश करो क्योंकि ये थोड़ा सा सुनने में फैसिनेटिंग लग रहा है, बट ठीक है, प्रिडिक्टिव किया गया है। बेसिकली बच्चा पैदा करने के लिए जो आईवीएफ वाला सिस्टम होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर जो एम्ब्रियोज होते हैं, किस एम्ब्रियो को सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना, उसके लिए एआई का यूज किया गया है और उसमें प्रेडिक्शन बहुत अच्छी निकल के आई है। जहां पर 8 डोनर एग्स थे जिसमें से 5 फर्टिलाइज होते हुए दिखाई दिए ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, मतलब एआई, 3 हुए मैनुअल ICSI मेथड के थ्रू। उसके बाद में सारे जो एम्ब्रियोज थे उसमें से 2 बेस्ट सिलेक्ट करे गए जो अगेन एआई ने करे। एक एम्ब्रियो सक्सेसफुली इम्प्लांट नहीं हो पाया और दूसरा सक्सेसफुली इम्प्लांट हुआ। अगेन ये हेल्थ केयर में बहुत अच्छी चीज है, सक्सेस रेशियो बढ़ा रही है। आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इस चीज से कि आईवीएफ ट्रीटमेंट 1 कराया रिजल्ट नहीं आए, 2 कराया नहीं है, और ये चीज उसको सॉल्व कर सकती है। जिनको आईवीएफ नहीं पता, आईवीएफ बच्चे पैदा करने का एक साइंटिफिक मेथड है जहां पर जो एम्ब्रियो होता है वो बाहर बनाया जाता है, उसके बाद वो मदर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते उनके लिए ये मेथड होता है और अच्छी बात है भाई, मतलब बहुत सारे लोग सुखी रहेंगे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से। बाकी साइंटिस्ट ने एक मटेरियल क्रिएट किया है जो कि सनलाइट को हीट में कन्वर्ट कर सकता है। मुझे याद है बचपन में जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था उसको क्या करते थे हम, धूप की रेज ऐसे लेके एक पेपर के ऊपर लगा के आग लगाते थे। मेरे पापा ने मुझे सिखाया था ये वाली चीज, मेरे को अभी भी याद है। तो वो क्या होता था, वो ग्लास हीट को, जितनी भी लाइट होती थी, लाइट को एक ही जगह पे कंसंट्रेट करता था और लाइट में हीट भी होती थी, तो उस चक्कर में पेपर पे आग लग जाती थी। यहाँ पे क्या है, मटेरियल ही है पूरा का पूरा ऐसा जिसकी वजह से हीट बन रही है। अब उस हीट से देखो क्या क्या चीजें हो सकती है। ठंडे इलाकों में जहाँ पे सनलाइट आ रही है वहां पर उस हीट का यूटिलाइजेशन हो सकता है गर्म करने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए हो सकता है। डीसैलिनेशन सिस्टम के अंदर हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन और अमोनिया की प्रोडक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। साइंटिस्ट आगे बढ़ रहे हैं। बाकी एक रिसर्च और कंडक्ट करी गई है जहां पर पता लगा है फिंगरप्रिंट्स यूनिक नहीं होते हैं। यहाँ पर कहानी क्या है कि अगर आप अपने हाथों के फिंगरप्रिंट्स देखोगे तो इनके अंदर भी कॉमन चीजें निकल के आ रही है। ये नहीं है ये वाला फिंगरप्रिंट ये वाले फिंगरप्रिंट से बिल्कुल अलग है। ये फिंगर का प्रिंट में कुछ कुछ इसके भी सिंबल्स है, इसमें कुछ कुछ इसके भी है। ऐसा नए रिसर्च कंडक्ट करके बता रही है। यहाँ पर एआई ने 60,000 फिंगरप्रिंट पेयर को एनालाइज किया और उनमें बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज पाई। एआई सिस्टम 77% एक्यूरेसी से बता पा रहा था ये दोनों के दोनों सेम ही बंदे के हैं, और जब मल्टीपल पेयर्स को देखा गया तो एक्यूरेसी और बढ़ती हुई दिखाई दी। तो अगेन
पता लग रहा है कि जो लोग कहते हैं ना, डायलॉग मारते हैं, भाई क्या आपकी एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ से मैच करती है? हाँ करती है। अब बोलना, बाकी ह्यूमनाइड रोबोट जो होते हैं वो हॉलीवुड सेट के ऊपर चले गए हैं भाई, और ऐसे ऐसे टास्क कर रहे हैं जो ह्यूमनली उतने आसान नहीं हुआ करते थे। इसकी वजह से फिल्म मेकिंग के अंदर एक नया लीप आ सकता है। जैसे वोल्केनो के पास में कैमरे को लेके चल रहा है, गर्मी बहुत है और एक बंदा इंसान ढंग से नहीं चल पाएगा, उसको डर भी लगेगा, उसके पैर हिलेंगे जिसके चक्कर में कैमरा में शेक्स आ सकते हैं। बट रोबोट को हम बना सकते हैं कि उसका हाथ हिले ही ना, वो चलता रहे बट कैमरा एकदम स्टिल रहे। तो आपको ऐसे ऐसे मूवमेंट शॉट्स मिल सकते हैं जो शायद पहले पॉसिबल नहीं थे, जिनके लिए शायद ड्रोन यूज करना पड़ता था या फिर और चीजें यूज करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे जो बॉस्टन डायनेमिक्स है उनका एटलस रोबोट यूज किया जा रहा है, जो कि 44 लैब्स को कैरी कर सकता है। एनवीडिया का जो कॉस्मोस मॉडल है उससे सिंथेटिक डेटा जनरेट किया जाएगा कि भाई रोबोट को दिखा दो कि किस तरीके से कैमरा मूव करना है, किस तरीके से काम करना है, और वो वैसा आपको करके दिखा देगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। एक तो ये एक्चुअल वीडियो सिनेमेटोग्राफी वाला सीन चल रहा है, दूसरा साइड पे एआई वीडियोस वाला सीन जो चल रहा है ना, तो अभी वो भी ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, ये भी ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। सस्ते में हमको मूवीज भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी डू डैश वालों की बात करके चले तो उन्होंने फूड डिलीवरी रोबोट्स लॉन्च कर दिए हैं। मतलब लॉस एंजलिस और शिकागो के अंदर आपको घर पे खाना मिलेगा रोबोट्स के थ्रू। बेसिकली टोटल ऑटोनोमस रोबोट्स नहीं है, इसको कोई मैनुअली देख रहा होगा, रिमोट लोकेशन से घर से बैठ के चला रहा होगा, रोबोट चल रहे होंगे। इंडियन ऐसी लोकेशन पे क्या होगा, रोबोट चलेंगे, लोग चद्दर डाल के उठा के ले जाएंगे, और रोबोट टपा लिया, और रोबोट टपा लिया, उसके बाद में गफार वफार ऐसी मार्केट्स में जाके इसको खोल देंगे, निकाल लेंगे सारा डेटा। ड्रोन के साथ भी मुझे यही लगता है कि ड्रोन के साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि जहाँ पर ड्रोन डिलीवरी करने के लिए आए, लोग लंगर मार के ड्रोन को खींच लेंगे। बट अभी मुझे लग रहा है कि और भी सिस्टम्स बनने लग गए हैं। जैसे मैंने यूएस की एक वीडियो देखी थी जहाँ पर ड्रोन बहुत ऊपर से आपको एक छोटा ड्रोन नीचे छोड़ता है और आपको बैग नीचे छोड़ देता है रस्सी से, आप उसमें से निकालो उसको ले जाता है। अगर कोई बंदा उसको खींचने की कोशिश करेगा तो थ्रेड को ही छोड़ देता है। तो आपको पता भी लग जाएगा कहाँ पे वो किया गया है, और कोई लंगर भी नहीं मार पाएगा क्योंकि वो बहुत ऊपर हाइट के ऊपर होगा। बाकी जापान की बात करके चले तो उन्होंने इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है फिर से। 402 टेराबाइट पर सेकंड की इंटरनेट स्पीड देखी है उन्होंने स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर से 1000 गुना से भी ज्यादा तेज हो गया भाई। आपके घर पे कितने एमबीपीएस का प्लान है ये बताओ? एमबीपीएस, फिर जीबीपीएस, फिर टीबीपीएस, उसमें भी 402। मतलब मैं अपने ऑफिस की बात करके चलूँ या घर की बात करके चलूँ, 300 एमबीपीएस का प्लान है, 300 डिवाइडेड बाय 8 कर लो, उतना डेटा पर सेकंड में मैं डाउनलोड कर सकता हूं। मतलब अगर मेरे को 300 एमबी की एक फाइल डाउनलोड करनी है तो 8 सेकंड में एक फाइल डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, अब 300 एमबीपीएस को अगर आप 1 जीबीपीएस करते हो, मतलब 1024 एमबीपीएस इक्वल टू 1 जीबीपीएस। अब 1024 जीबीपीएस इक्वल टू 1 टीबीपीएस, और उसमें भी 402 टीबीपीएस। क्या चल रहा है मजाक भाई? इतनी हाई इंटरनेट स्पीड में करोगे क्या? जापान वालों को ही 2021 के अंदर 319 टीबीपीएस की स्पीड का रिकॉर्ड था। अभी के टाइम पे फास्टेस्ट पब्लिक इंटरनेट स्पीड की बात करके चले तो यूएई में दिखाई देती है, जहां पर 300 एमबीपीएस के आसपास की स्पीड है। फिर सिंगापुर, फिर हांगकांग, यूके में 1 जीबीपीएस की स्पीड भी ऑफर होती है कई कई एरिया के अंदर, बट नेशनल एवरेज 110 111 एमबीपीएस के आसपास की है। अगर हम हमारे इलाके के आसपास की बात करके चले, यहाँ पर एवरेज स्पीड है 2.38 एमबीपीएस की। बाकी मुझे नहीं पता, आई डाउट ये वाला डेटा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर जो स्पीड बढ़ती हुई दिखाई दी है और जितना एफिशिएंट हो गया, मुझे नहीं लगता इतना कम डेटा होना चाहिए। आज एयरटेल जियो के बेसिक प्लान भी शायद 40-50 एमबीपीएस वाले आ रहे हैं। तो अगर कोई ब्रॉडबैंड लगा रहे हैं तो इतने वाले ही आ रहे हैं, 400-500 रुपए का वो प्लान है। फिर अगर आप अपग्रेड करते हो तो एक इफेक्टिव रेट आपको 200-300 एमबीपीएस वाले प्लान का मिलता है, जिसमें आपको ओटीटीज वगैरह भी मिलते हैं। तो अगर एक एवरेज हाउस होल्ड की बात करके चले तो 200-300 एमबीपीएस वाले प्लान ही दिलवा रहे हैं। कुछ लोग हैं, मतलब मेरा भी मन करता है कई बार 1 जीबीपीएस प्लान लेने का, कि भाई कुछ लोग हैं जो 1 जीबीपीएस प्लान ले रहे हैं जहां पर एक्चुअली बड़ा हाउस होल्ड है, लोग ज्यादा है, या फिर यूज केस वैसा है। शायद मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मेरे लिए ये स्पीड कॉमन है। मैंने तो हर जगह ही यही देखा है कि भाई सबके पास 100 एमबीपीएस तो बेयर मिनिमम देख ही रहा हूं मैं। या फिर किसी ने वो सस्ता प्लान लगा रखा है कि भाई मेरे को ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, तो उसने वो 40 एमबीपीएस या 50 एमबीपीएस का जो जियो एयरटेल के प्लान आते हैं वो लगा रखे हैं। तो इतनी कम डेटा स्पीड तो समझ में नहीं आई, और वो भी उस दुनिया के अंदर जहां पर अब अगर आप फोन यूज करते हो उसमें 5G है तो आपको अंत स्पीड मिलती है। मतलब मेरे को याद है, मैंने अपने घर के अंदर, ये नए वाले घर के अंदर, इससे पहले वाला जो घर था वहां पे 700-800 एमबीपीएस
स्पीड फ़ोन में एक्सपीरियंस करी है। और नए वाले घर पे मैंने अभी तक टेस्ट करके ही नहीं देखा, जो कि शायद दिमाग में नहीं आया है थॉट। वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, चैनल को तो सब्सक्राइब जल्दी से 1 लाख करते हैं यार इस चैनल के ऊपर, ठीक है? हम जो टेक न्यूज़ बना रहे हैं, वैसे टेक न्यूज़ कम है। अगर आपने नोटिस किया हो, हम प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। प्रोडक्ट्स होते हैं तो एंड में लेके कवर करते हैं कि भाई क्या होता है, इस प्रोडक्ट ने निकाल दिया, इस कंपनी ने निकाल दिया। तो सब्सक्राइब तो बनता है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और उसको शेयर करो, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ, ताकि सब टशन मार पाए और सब आपस में डिस्कस कर पाए टेक्नोलॉजी के बारे में। बाकी अगर मेटा एआई की बात करके चलूँ, तो वो अब आपकी डिटेल्स को रिमेंबर कर सकता है। व्हाट्सएप के अंदर, बाकी सारे मैसेंजर के अंदर भी ऑप्शन आ रहा है। बहुत अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। क्या है ये आपको सोचना है। रिमेंबर का मतलब क्या हुआ? चैट जीपीटी इतना बढ़िया मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि उसमें मेमोरी का फीचर है। अब इसमें भी मेमोरी आ जाएगा। आप उसको बता सकते हो मेरे को कैसा स्टाइल चाहिए, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, किस टाइप की चीज़ें चाहिए होती है, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। इससे क्या होगा, एआई थोड़ा पर्सनलाइज़ हो जाएगा और जो रिजल्ट्स देगा वो आपके हिसाब से देगा। तो मेटा इस चीज़ को लेके आ रहा है फ़ोनों के अंदर, फ्री के अंदर, व्हाट्सऐप के अंदर आप फ्री के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो कहीं न कहीं अच्छे लेवल का एडॉप्शन आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं। जो लोग चैट जीपीटी की पेड सब्सक्रिप्शन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके व्हाट्सऐप में वो एआई यूज़ करके थोड़ी-थोड़ी आदत तो बना ही सकते हैं। जैसे ही वो आदत अच्छी हो जाए, तब वो पेड वर्ज़न्स की तरफ जा सकते हैं। बाकी मेटा एआई वाले बहुत ही जल्दी यूरोपियन यूनियन के जो यूज़र का डेटा है, उसको यूज़ करने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक के पोस्ट, कमेंट्स, चैट सब कुछ। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर हो, तो बहुत ही जल्दी ऐप में मैसेज आएगा, मेल भी आएगा, जहाँ पर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो इस प्राइवेसी पॉलिसी से। और जो यूज़र 18 से ऊपर है, वो ही अफेक्टेड रहने वाले हैं इस चीज़ के अंदर। पिछले साल मेटा वालों ने बोला था, उन्होंने फेसबुक से फ़ोटो, पोस्ट जो भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा था, वो सारा का सारा यूज़ कर लिया है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अब इसमें मेटा वाले को क्या कहना है? उनका टेक ये है कि भाई हम ये सारा डेटा यूज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, ताकि हम उस लोकेलिटी को बेटर समझ पाएँ कि भाई वहाँ का कल्चर कैसा है, किस तरीके से वहाँ के लोग बात करते हैं, कैसा डायलेक्ट है, कैसा ह्यूमर है, सब कुछ समझ सकते हैं। बट कहीं न कहीं लोगों का डेटा भी तो जा रहा है ना। पर्सनल चीज़ें, कई लोग की कुछ पर्सनल बातें फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। देखो, पब्लिकली अवेलेबल है आपका प्लेटफ़ॉर्म, आप एक बार को पूछ के निकाल लो। बट जो खबरें कह रही है, चैट्स भी निकालेगी, दिस इज़ नॉट राइट। ये चीज़ सही नहीं है। बाकी ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी और एलन मस्क की बात करके चले, तो उन्होंने बोला है जितने भी आईपी लॉज़ है उनको डिलीट कर दो। बेसिकली क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि भाई कोई कंटेंट आपका है तो आपने उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रख ली है कि कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। बट ये कह रहा है उड़ा दो। मतलब कंटेंट क्रिएटर्स की तो कोई वर्थ ही नहीं रह गई ना, जितने आर्टिस्ट बैठे हैं, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑल्दो ये सारे एआई वालों ने चोरी तो कर ली है, बट ये फँसेंगे कभी ना कभी। बट बहुत ही ज़्यादा स्केरी चीज़ है ये। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कंटेंट एआई के लिए यूज़ हो, ट्रेन होने के लिए। मैं तो पब्लिक डोमेन में ही कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं मान के चला हूँ कि भाई ये सबके लिए अवेलेबल ही है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप समझने की कोशिश करो, कोई आर्टिस्ट है, कोई गाने वाला बंदा है, कोई ड्राइंग करता है, आप उनकी आर्ट ले रहे हो, उससे मॉडल ट्रेन कर रहे हो और उसके बाद उसी आर्ट से आप आर्ट जनरेट करके आगे बेच रहे हो। ये चीज़ सही नहीं है ना। एक साइड पे हमेशा मैं एआई की तारीफ़ करता हूँ कि भाई एआई बहुत बढ़िया चीज़ है, हम लोगों के लिए लाइफ़ आसान करेगा। बट आप सोचो ना, क्रिएटर्स, मैं यूट्यूब क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी क्रिएटर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जो कुछ क्रिएट कर रहा है। उनका बनाया हुआ कुछ चीज़ चोरी हो जाती है और ऊपर से ये बातें कर रहे हैं खुलेआम कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले लॉज़ को डिलीट मार दो। मतलब आई डिस्ट बहुत ज़्यादा डिसएग्री इन चीज़ों से। मतलब कितने लोगों की मेहनत खत्म हो जाएगी। बाकी ओपन एआई की बात करके चले, तो उनका एक बहुत ही जल्दी एआई एजेंट आने वाला है, जो कि एजेंटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने वाला है, जो कि आपके लिए कोड लिख के देगा, क्वालिटी चेक करके देगा, बग टेस्टिंग करेगा, बग फिक्स करेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करके देगा। बेसिकली जो को-पायलट है उसके कंपटीशन में निकालने का प्लान कर रहे हैं। किस लेवल पे होगा, किस लेवल पे नहीं होगा, ये नहीं पता है। इनका तो कहना है आग लगा देगा। जिस तरीके से इन्होंने जब डीप रिसर्च वाला फीचर निकाला था, इन्होंने बोला आग लगा रहा है भाई, बंदों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये नहीं करना पड़ेगा। बट कहीं न कहीं दिक्कतें तो है ही। अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, तो मैं डीप रिसर्च सबका यूज़ करके अपने हिसाब से, अपने ओपिनियंस डाल के, अपना सब कुछ यूज़ करके बना रहा हूँ। टोटली डीप रिसर्च पे रिलाई करना भी सही नहीं, थोड़ा-सा उस पे अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बट
एक इंटर्न से बेटर काम कर पा रहा है। बट जो उन्होंने क्लेम्स करे थे कि ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, थीसिस बना देगा, ये कर देगा, उस लेवल का काम भी नहीं कर पाए। बाकी ओपन एआई की जो एपीआईज है, उसके लिए अब आपको वेरीफाइड आईडी चाहिए होगी। मतलब गवर्नमेंट आईडीज की यहाँ पे बात चल रही है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एपीआई से मिसयूज करता है, कुछ भी कांड करता है, तो उसको ट्रैक किया जा सकेगा। बहुत सारे लोग फेक आईडीज बना के वहां पे पैसा फेक आईडी से लोड करके एपीआई से कुछ गलत गलत काम कर रहे हो, तो वो ट्रैक हो जाएंगे, पकड़ा जाएगा कि भाई किसने किया किसने नहीं किया। ऑल्दो लूपहोल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मार्केट में फेक आईडीज भी मिलते हैं जिससे वेरीफाई हो जाएगा। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तो चेक करने नहीं वाले, वो भी करनी चाहिए, वो भी हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान में बहुत बंदे बैठे होंगे, बांग्लादेश में बैठे होंगे, इंडिया में बैठे होंगे, और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे लोग बैठे होते हैं, बस पैसे देने होते हैं आपको, वो आपके लिए वेरीफाई कर देते हैं। और ये एग्जिस्ट करता है आज के टाइम पे। बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो इंडिया के अंदर नहीं खुलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट से बताता हूँ, उसमें हमको खरीदने के लिए आईडीज लगानी पड़ती थी यूएस की, तो वो मिल जाती थी, थोड़े पैसे देने पड़ते थे, काम हो जाता था। तो ये तो बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो सब हो जाएगा। बाकी ओपन एआई वालों की बात करके चले तो उन्होंने 4.1 मॉडल अनाउंस कर दिया है, जो कि कोडिंग में बहुत बेहतर होने वाला है। 1 मिलियन टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो होने वाली है, और जो सॉफ्टवेयर वाला बेंचमार्क होता है उसके अंदर 52 से 54.6% उन्होंने स्कोर किया है। जेमिनी का जो 2.5 प्रो मॉडल है वो 63.8% पे है, और क्लाउड का 3.7 सोनेट मॉडल 62.3% पे है। आप चार्ट के अंदर देखो भाई, अगर आप मिनी मॉडल्स यूज करते हो तो मिनी मॉडल बहुत ही ज्यादा लेवल अप हुआ है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करके चले तो 4.0 से 4.1 के अंदर, बट अगर मैं 4 और 4.1 की बात करके चलूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो बहुत डिफरेंस है यहाँ पर भी, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना डिफरेंस 4 मिनी और 4.1 मिनी के अंदर है। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर बेंचमार्किंग की बात करके चलूं तो यहाँ पर देखो फर्क आ रहा है बहुत खतरनाक तरीके का। 4.1 मॉडल 4.5 से भी बेटर है, मतलब इनका जो सबसे प्रीमियम मॉडल है उससे बेटर काम कर रहा है जो सॉफ्टवेयर बेंचमार्क्स होते हैं उसके अंदर, और 4.1 मिनी भी 4 मिनी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो बढ़िया चीज है भाई मेरे हिसाब से। ऑल दो अभी के टाइम पे जो मिनी मिनी कंपैरिजन करके चलूं, 4 मिनी और 4.1 मिनी, ऑलमोस्ट 3 गुना रेट का फर्क है दोनों के अंदर। बाकी अगर मैं डीप सीक की बात करके चलूं, वो सब टेस्ट में फेल हो गया है जो सिक्योरिटी के होते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले। मतलब आप उसको पागल बना के उससे गलत गलत काम भी करवा सकते हो, गलत टाइप की चीजें भी ले सकते हो। अभी जनवरी के अंदर ही इनका एक मेजर डेटा ब्रीच हुआ था जहां पर 1 मिलियन सेंसिटिव रिकॉर्ड्स निकले थे, चैट हिस्ट्रीज, एपीआई कीज, ऑपरेशनल लॉग, सब निकल गया था। अब एपीआई वगैरह निकल गया, सब कुछ निकल गया, वो उतना बड़ा टेंशन की बात नहीं है, ऑल्दो टेंशन की बात है, बट चैट निकलना इस बहुत बड़ी टेंशन की बात। आज हम एआई मॉडल के ऊपर बहुत रिलाई कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें होगी जो शायद हमको पब्लिकली टेंशन नहीं देगी, बट हम चाहते हैं उसको बता दे एआई को ताकि वो मेरे को बेटर बता दे। अब वो लीक हो जाए ना, उससे नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, मैं एआई को बताता रहता हूँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, लेट्स टॉक। तो मुझे कुछ आइडियाज देता है, मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, बात करते हैं, उससे मेरा दिमाग और खुलता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो चैट्स अगर लीक हो जाए प्रोडक्ट रिलीज होने से पहले तो नुकसानदायक है, प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गूगल वालों ने नया एआई निकाला है जो कि डॉल्फिन से बात करने में मदद करेगा। इसका जो पुराना मॉडल था पिक्सल 6 पे चल रहा था, अब नया मॉडल पिक्सल 9 पे चला रहे हैं, और टेस्ट करेंगे डॉल्फिन से बात करके, मतलब उसकी भाषा समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया भाई, मतलब डॉल्फिन खुद बताइए हमको कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दे, आज मैं ये खाऊंगी, आज मेरे लिए बना दे। मतलब देखो मजाक वाली बात अलग है, बट रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज है कि जानवरों से अपन कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जानवर बस स्टार्टिंग है, क्या पता हम फिर किसी आत्माओं भूत प्रेत से भी बात कर पाए जो हमको आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी परप्लेक्सिटी के जो सीईओ है उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपको गूगल आने वाले टाइम में खत्म कर देगा। उनका कहना है गूगल के पास 2 साल थे, 2 साल में हमारा तो कुछ नहीं किया। हाँ, हमको आने वाले टाइम में कंपटीशन जरूर मिलेगा, क्योंकि गूगल के पास में डिस्ट्रीब्यूशन है, गूगल के पास सर्च इंजन है, यूट्यूब है, एंड्रॉइड है, सब कुछ है, तो उनके पास में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन परप्लेक्सिटी के पास नहीं है, इसलिए उनको दिक्कत आ सकती है। परप्लेक्सिटी शायद इसलिए ही अपना खुद का ब्राउजर भी निकाल रहा है, कोमेट, जहां पर इनका प्लान ये है कि पूरा पूरा एजेंटिक फ्लो के अंदर काम करके देगा आपको। पिछले कुछ टाइम में इन्होंने पैसा भी दबा के रेस किया है ताकि लोगों से कम्पीट कर पाए, और कर पा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है।
बाकी डीआरडीओ की बात करके चले तो उन्होंने स्टार वॉर्स वाला लेजर वेपन टेस्ट किया है। आप फोटो के अंदर देखो भाई, लेजर मार के हम ड्रोन्स या फिर जितनी भी एरियल चीजें हैं उनको खराब कर सकते हैं। देखो कहानी क्या है, जो रॉकेट है या कुछ भी चीज है उसकी ना स्पीड होती है, वो इतने स्पीड से जाएगा और सामने वाले पे टकराएगा। लेजर क्या है, लाइट की स्पीड से जाएगी। तो लाइट की स्पीड से आप किसी चीज पे अटैक कर सकते हो, उसके सिस्टम्स खराब कर सकते हो, उसका नेविगेशन खराब कर सकते हो, बहुत सारी चीजें खराब कर सकते हो। और वो कांस्टेंट भी रहेगा, अगर वो हिलेगा भी तो लाइट इतनी तेज है कि उसको ट्रैक भी आराम से कर पाएगी, तो आप उसको आराम से खत्म कर सकते हो। इस दुनिया के अंदर जहां पर फ्यूचर वॉर्स या ड्रोन या इस टाइप की चीजें होगी, वहां पर ये चीज बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। जहां पर हम शायद फिर से देखें कि ह्यूमन बैठे हो जेट्स के अंदर और वो लड़े। अभी हम देख रहे हैं ना, नए जेट्स आ रहे हैं जहां पर ह्यूमन नहीं बैठेंगे, वो एआई से या रोबोटिक तरीके से उड़ेंगे, कोई और बंदा कहीं और बैठा होगा उसको उड़ा रहा होगा। तो अगर उस पे लेजर वेजर मार के काम हो जाएगा तो बढ़िया है। बाकी रिपोर्ट्स कह रही है आईफोन 17 का डिजाइन चेंज होने वाला है। फोटो के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से होने वाला है। जो फ्रंट कैमरा है उसको अपग्रेड करा जाएगा 24 मेगापिक्सल के अंदर। आईफोन 16 के अंदर 12 था, यहाँ 24 कर देंगे फ्रंट को। तो पीछे वाला कैमरा है 12 से 48 मेगापिक्सल तक हो जाएगा, जो टेलीफोटो वाला है। रैम को भी 12 जीबी तक बढ़ाने की बात करी जा रही है। जो चार्जिंग स्पीड होती है उसको भी इंप्रूव किया जाएगा, कूलिंग को भी इंप्रूव किया जाएगा। बाकी कर तो आप सब कुछ लो, एआई कब लाओगे, बाकी तो सब ठीक है। मुझे पर्सनली लगता है कि ना, मैं जिस डिवाइस पे हाथ लगाता हूँ, जो मैं ले लेता हूँ उम्मीद से सोच के कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। मैंने भी 16 प्रो मैक्स लिया, ठीक है, मैक्स आउट। उसके बाद सोच के लिया कि भाई ठीक है, अभी एप्पल इंटेलिजेंस आ गया, ये आ गया, वो आ गया है, तो अब इसको मैं यूज करूंगा, लंबे टाइम तक चलाऊंगा। एप्पल इंटेलिजेंस जल्दी आने वाला, अभी तक नहीं आया है। अब लग रहा है एप्पल इंटेलिजेंस तब आएगा जब अगले वाला आईफोन आ चुका होगा। और उसके अंदर रैम भी बढ़ा दोगे तुम, पता नहीं क्या क्या कर दोगे, इस चक्कर में पुराना फोन काम पे नहीं रहेगा। दूसरा मैंने लिया फ्लिप, सोच के कि भाई अब सैमसंग बेटर हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर। मैंने नोट के टाइम पे सैमसंग का फ़ोन यूज़ किया था, उसके बाद में मैं बहुत परेशान था सॉफ्टवेयर अपडेट से, उतनी जल्दी अपडेट्स नहीं आते थे। अभी सुना कि भाई इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स के, ये अभी तक अपडेट नहीं आया मेरे उसके अंदर। ज़ाहिर है कि आ जाएगा आजकल के अंदर, पर अभी तक नहीं आया है। तो कहीं मेरी तो नसूमियत नहीं है जिसकी वजह से कंपनियां बर्बाद हो रही है। बाकी एप्पल वाले विजन प्रो भी निकाल रहे हैं जिसको डायरेक्टली मैक के अंदर ही डाला जाएगा। कहा जा रहा है कम प्राइस टैग के अंदर ये चीजें आ सकती है, अफोर्डेबल आएगी। शायद हो सकता है डिस्प्ले यहाँ यूज किया जाए, पावर आपके सिस्टम से निकाली जाए। लेट्स सी क्या होगा। बाकी ये अपने ग्लासेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान ये है कि भाई अब नेक्स्ट गेम वेयरेबल की ग्लासेस होने वाली है। एप्पल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि एआई में तो पीछे हो गया है वो। बाकी Xiaomi वालों ने राइस कुकर निकाला है एआई वाला, मतलब एआई तो कुछ भी लगा दो यार, बोल दो बस एआई है उसके अंदर, बट राइस कुकर निकाला है। और भाई Xiaomi क्या-क्या प्रोडक्ट निकालता है, मैं कल देख रहा था उन्होंने एसी निकाला है उल्टे फ्लो वाला। नॉर्मली आप हमारे एसी जो स्प्लिट एसी होते हैं ऊपर रखते हैं और उसका फ्लो ऊपर से ऐसे नीचे होता है। इनका कहना है कि एसी लगाओगे नीचे, नीचे से ऊपर फ्लो मारेगा। कहानी समझा देता हूँ इसको क्यों कहा जाता है कि नॉर्मली हमारे एसी जब चल रहे होते हैं, हमने पंखे उनके चला रखे होते हैं, सब कुछ कर रखे होते हैं, एसी ऊपर होता है और उसका फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। जो गर्म हवा होती है वो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिसके चक्कर में एसी की एफिशिएंसी उतनी बढ़िया नहीं आती है। एसी वाला मेरे को कह रहा था अगर आपको विंडो एसी लगाना है तो हमेशा अपने लेवल के ऊपर लगाओ, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहीं कहीं एसी लगाओ, तो आपको कूलिंग बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस होगी। तो कहीं ये उसी लॉजिक के ऊपर तो नहीं चल रहा है कि एसी नीचे लगाओ और ऊपर से फ्लो करके और मजे करो। बट कहानी ये है नॉर्मल मिडिल क्लास के घर में सेट कैसे होगा। अभी तो ऊपर लग जाता है तो नीचे खाली जगह हो जाती है, वहां पर निकलने की जगह बन जाती है। और अगर नीचे लगाओगे तो उसके लिए भी एडिशनल इतनी जगह रखनी पड़ेगी, वो दिक्कत आ सकती है। बाकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स अब हिंदी यूआरएल में भी अवेलेबल होगी। अभी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मूवमेंट चल रही है, जहां पर दुनिया की सारी लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करने का प्लान करा जा रहा है। देखो सिंपल सी बात, जितनी वेबसाइट सब इंग्लिश में चलती है ना, क्यों चलती है, सारी लैंग्वेजेस में होनी चाहिए ना। तो उसी के चक्कर में अब हिंदी के अंदर भी खुली जाएगी। अभी सब ब्राउजर्स में आएगी धीरे धीरे करके, तो बढ़िया है भाई, हिंदी में भी खोल सकते हो। हिंदी टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। कितने लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं फ़ोन से, कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को उम्मीद है कि इस चैनल के ऊपर ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो करते होंगे, पर उनकी जान-पहचान में भी होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरी जान-पहचान में 2 बंदे हैं जो हिंदी टाइपिंग करते हैं। एक मेरे ऑफ़िस वाला जो मेरा ड्राइवर है, दूसरा मेरा एक एम्प्लॉयी हुआ करता था बहुत टाइम पहले, वो हिंदी में करता था। बाकी इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।